हेलो डियर स्टूडेंट, आपका पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आरसीसी में कुछ देखेंगे फिर से। ठीक है, आरसीसी में हमने क्या क्या देखा था। आरसीसी में हमने देखा था कि जो शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ रहे थे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने वहाँ पर मिनिमम रेनफोर्समेंट, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट या रेनफोर्समेंट की चेकिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ हमने आपको दिखाया था। ठीक है, तो उसके बाद हमने कुछ और बताया था शियर स्ट्रेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ में। शियर स्ट्रेंथ के हमने दोनों के बारे में बताया था क्या क्या है। उसके बाद फिर वहाँ पर देखे थे शियर किस प्रकार से जनरेट होता है। शियर किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर में जब लोड अप्लाई करते हैं तो मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। एक होता है फ्लेक्चर शियर, एक होता है हमारा पंचिंग शियर और तीसरा हमारा क्या होता है, टॉर्जन शियर। क्लियर हो? और इन तीनों के बारे में हमने क्या किया था, वहाँ पर देख लिया था, डिस्कस कर लिया था। अब शियर का मतलब हम यहाँ पर ये समझेंगे कि ये क्या कर रहा है, कटने का प्रयास कर रहा है। सिर्फ इतना भी हम समझेंगे। क्लियर हो? अब उसके बारे में थोड़ा सा हम आगे भी दिखाएंगे कि कैसे कैसे शियर जनरेट होता है, कहाँ कहाँ पर जनरेट होता है। इस शियर को दूर करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें अभी आगे मिलेंगी। उसके पहले हम यहाँ पर, ठीक है, एक बीम का क्वेश्चन कुछ बच्चों ने पूछा था, तो उसको हम जो है मैसेज किए थे, बता देते हैं। बीम क्या है? बीम को नॉर्मली 2 भागों में बांटा गया है। क्लियर हो? ये आपके एसएससी लेवल का नहीं है क्वेश्चन। एक आध क्वेश्चन आपको हो सकता है मिल जाए आपके बुक में, ज्ञानती पब्लिकेशन में आपको मिल सकता है। ठीक है, आरगोर में आपको मिल सकता है क्वेश्चन। तो बीम जो आपका है वो बीम को सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका सैलो बीम और दूसरा हमारा होता है डीप बीम। एक हमारा क्या होता है, सैलो बीम, और दूसरा हमारा क्या होता है, डीप बीम। सैलो बीम और डीप बीम का जो भी डिफाइन किया गया है वो लेंथ और उसके डेप्थ के आधार पर किया गया है। लेंथ और डेप्थ के आधार पर ही क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है, बीम है। ठीक है, हमने कहा हमारे पास क्या है, बीम है। अब हमने कहा कि इनकी विड्थ या हम कहेंगे डेप्थ को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। डेप्थ को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। और जब यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके लेंथ को, तो लेंथ हम मान लेते हैं 2 मीटर। अब इसमें डिफ्लेक्शन कम हुआ, हमने क्या किया, इतनी ही डेप्थ है लेकिन हमने स्पैन का मान क्या किया, बढ़ा दिया। जब स्पैन का मान बढ़ा दिया गया तो हम क्या देखते हैं कि इसमें डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, अधिक हो जा रहा है। तो इस डिफ्लेक्शन को दूर करने के लिए हम कहेंगे भैया इनकी गहराई को भी बढ़ाइए, इनकी गहराई को भी बढ़ाइए। अर्थात लेंथ बढ़ने से हम कहेंगे, अगर डेप्थ को हमने कांस्टेंट कर दिया, डिफ्लेक्शन का मान भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ऐसे केस में हमें डिफ्लेक्शन को भी सेफ रख रहा है, तो हम कहेंगे भैया जैसे जैसे लंबाई बढ़ा रहे हो वैसे वैसे क्या कीजिए, डेप्थ भी बढ़ा दीजिए। तो हम जो डिफ्लेक्शन की बात करते हैं, अभी आपको टॉपिक मिलेगा आगे, हम जब डिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो हम कहेंगे डिफ्लेक्शन को सामान्यतः स्पैन और उसके डेप्थ के आधार पर बताया जाता है। क्लियर यहाँ से, किसके आधार पर, लेंथ और डेप्थ के आधार पर बताते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि लेंथ बढ़ने से विक्षेप का मान बढ़ेगा, डिफ्लेक्शन का मान बढ़ेगा, और डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए हम कहेंगे क्या, डेप्थ का मान बढ़ाना पड़ता है। क्या वहाँ पर हम बी का मान बढ़ाएंगे? ठीक है, हमने कहा बी का मान बढ़ा सकते हो, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा, लेकिन ये क्रॉस सेक्शन आपका डिफ्लेक्शन को रोक नहीं सकता। डिफ्लेक्शन रोकने के लिए हम कहेंगे क्या, कि गहराई बढ़ाना आवश्यक है। हाँ, नॉर्मल लोड तक रोक सकता है, नॉर्मल लोड तक रोक सकता है, लेकिन हमने कहा कि लोड का मान पर्याप्त हमें डालना है जितना हम इसके लिए डिजाइन कर रहे हैं। तो हम कहेंगे वहाँ पर फेल होने के चांसेस बढ़ जाता है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर बात करेंगे बीम, और बीम को हम सामान्यतः 2 भागों में बांट देंगे। किसके किसके? ठीक है, एक हमारा होगा डीप बीम, दूसरा हमारा होगा सैलो बीम। ठीक है, अब बात आती है डीप बीम क्या है, सैलो बीम क्या है। हाँ, बीम का जो निर्धारण है वो किसके किसके आधार पर करते हैं, किसके किसके आधार पर करते हैं, तो हम कहेंगे स्पैन और डेप्थ रेशियो के आधार पर दर्शाया जाता है। ठीक है, इस बीम का जो भी हम डिवाइडेशन किए हैं डीप बीम और सैलो बीम में, वो किसके बेस पर किए हैं, स्पैन और डेप्थ रेशियो के आधार पर किए हैं। किसके आधार पर, स्पैन और डेप्थ रेशियो के आधार पर किए हैं। ठीक है, अच्छा हम कहेंगे कि इनका भी कुछ, ठीक है, आईएएस कोड ने निर्धारित किया होगा, इनके लिए भी निर्धारित किया होगा। जैसे हमने कहा या हम आपको एसएससी जे का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, तो हम केवल आपको इतना ही टॉपिक पढ़ाएंगे। ये क्या होगा, उसका लिमिटेशन। हम आपको गेट का तैयारी करा रहे हैं, ईएस के लिए हम आपको तैयारी करा रहे हैं, प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो हम इसमें ये टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, केवल ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा। ये सब क्या है, इसका लिमिट है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, इनके लिए भी हमारा कुछ आईएएस कोड ने कुछ वैल्यू निर्धारित किया गया है। तो अगर हमें डीप पता चल जाए तो हम कहेंगे कि जो डीप नहीं होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सैलो। पहले हमें डीप पता चल जाए, अगर डीप पता चल गया तो हम कहेंगे डीप के अलावा जो हमारा होगा हमारा होगा सैलो बीम होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो होता है, हम कहेंगे जो यल अपान डी का रेशियो, यल अपान डी का जो रेशियो है
वो रेशियो अगर कम है 2 से, यल अपान डी का मान क्या है, कम है 2 से, तो इसको हम कहेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम, वो भी किसमें, डीप में। बताओ क्लियर होगा यहाँ से, ठीक है। डीप बीम की हम बात कर रहे हैं, डीप बीम की हम बात कर रहे हैं पहले, ठीक है। हम सैलो की बात नहीं कर रहे हैं, हम पहले किसकी बात कर रहे हैं, डीप की। इसके अलावा जो होगा वो सब क्या कहलाएगा, सैलो बीम कहलाएगा। तो डीप हमने क्या कहा कि यदि यल अपान डी का जो रेशियो है, ठीक है, रेशियो जो है आपका स्पैन और डेप्थ का, वो अगर 2 से कम है तो हमारा क्या कहलाएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। अब यहीं पर हम फिर देख रहे हैं कि यदि यल और डी का अनुपात कम हो गया है 2.5 से, यल और डी का जो रेशियो कम है 2.5 से, तो इसको हम कहेंगे कॉन्टिन्यूअस बीम। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस बीम, ठीक है। बता भाई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ये हमारा क्या है, डीप बीम है, ये हमारा क्या है यहाँ पर, डीप बीम है। सिंपली सपोर्टेड में होंगे, ये अपान डी का रेशियो 2 से कम है तो डीप बीम कहलाएगा, ठीक है। और 2.5 से अगर कम है तो हमारा क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस बीम, वो भी क्या, डीप। सैलो बीम क्या होगा, इसके अलावा जितने भी कंडीशन होंगे सब क्या कहलाएंगे, सैलो बीम कहलाते हैं। तो क्लियर यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि हम जो यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो यूज करते हैं क्या देखते हैं कि स्पैन बहुत सारा होता है, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 10 मीटर स्पैन होता है, जबकि जो उसकी गहराई होती है 400 mm, 500 mm, 600 mm, ज़्यादा ज़्यादा 1 मीटर होता है, ठीक है। स्पैन और डेप्थ का रेशियो निकालते हैं तो हम कहते हैं क्या कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मान आता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो ऐसे में हम कहेंगे क्या कि वो हमारा क्या होता है, सैलो बीम होता है। हम सामान्यतः जो अपनाते हैं वो किसको अपनाते हैं, सैलो बीम को अपनाते हैं, ना कि हम डीप बीम को अपनाते हैं। बताओ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हम किसको अपनाते हैं, सैलो बीम को अपनाते हैं, ठीक है। 2 से कम होना चाहिए तब क्या होगा, एसएसबी, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम भाई। अगर 2.5 से कम होगा क्या होगा, कंटिन्यूअस बीम। अगर इनसे और इनसे अधिक हो रहा है तब वो क्या हो जाएगा, सैलो बीम हो जाएगा। हम सामान्यतः जो बीम का यूज करते हैं वो कौन सा बीम यूज करते हैं, सैलो बीम का यूज करते हैं। बता रहे क्लियर हो यहाँ से, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए हमारे ख्याल से, ठीक है। अब यहीं पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि लीवर आर्म कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन भी हम बताएंगे, क्वेश्चन आपके गुप्ता का है, ठीक है। क्वेश्चन आप कहीं से भी उठाइए, अगर आप काफ़ी पढ़े लिए हो तो क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए। बस आप लोग गलती ये करते हो कि बुक खोलना नहीं चाहते हो, ठीक है, ठीक है। तो लीवर आर्म देख लेते हैं। हम आपको ये कह रहे थे कि आप जो है बुक को भी थोड़ा देख लिया करो, जब यहाँ पर हम पढ़ा देते हैं जाकर के आप बुक भी देखा करो, ठीक है, क्योंकि मोबाइल देख लेने से कुछ नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो डी बीम के हम लीवर आर्म की बात, अच्छा सैलो बीम तो पता चल गया है ना, यल और डी का अनुपात अधिक हो किससे, 2.5 या 2 से, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो सैलो बीम हो जाएगा। इस सैलो बीम को हम हटा दे रहे हैं क्योंकि इसका तो हम डिजाइन पढ़ते हैं अच्छे से। अब हम डी बीम की बात करते हैं। डी बीम में जो लीवर आर्म होता है, लीवर आर्म, इस पर एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, बता देते हैं। ये लीवर आर्म क्या होता है, हम कहेंगे क्या, हम यहाँ पर कहेंगे क्या, ठीक है। पहले हम बात कर रहे हैं सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, किसके लिए हम बात कर रहे हैं, पहले सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। और सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जो लीवर आर्म होगा, जो लीवर आर्म होगा 0.2 यल प्लस 2D, यल प्लस 2D। अरे भाई चाहे स्मॉल डी हो चाहे कैपिटल डी हो, हम ऊपर स्मॉल डी अगर लिखे होंगे यहाँ पर स्मॉल डी कर दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज़ है, पूरी गहराई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ओवरऑल डेप्थ ही हम लिख देते हैं, ये भी आप मान लीजिएगा कि ओवरऑल डेप्थ ही है, ठीक है, ओवरऑल डेप्थ ही है, ठीक है। यहाँ पर होगा। अब ये कंडीशन कहाँ पर लगाएंगे, हम कहेंगे जब, ठीक है, यल अपान डी का मान अधिक है 1 से लेकिन कम है 2 से। बता क्लियर हो नहीं यहाँ से, ठीक है। बराबर भी अगर 1 की रहेगा तो भी हम यही कंडीशन अपनाएंगे। अब बता भाई, क्या यल अपान डी का मान 2 से अधिक हो सकता है, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, 2 से कम होगा, ठीक है। 0.2 थोड़ा सा हम बड़ा लिख देते हैं इसको, 0.2 ब्रैकेट में यल प्लस 2D, ठीक है, ये होगा। अब दूसरा, अगर मान लीजिए यल अपान डी का मान 1 से कम हो गया, ठीक है, मान लीजिए यल अपान डी का मान 1 से कम हो गया, तब यहाँ पर जो लीवर आर्म होगा, यहाँ पर जो लीवर आर्म होगा 0.61, ठीक है। ये कहाँ पर अपनाया जाता है, हम कहेंगे जब यल अपान डी का मान कम हो जाए किससे, 1 से। बता रहे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके लिए, तो यहाँ पर देखो
कम नहीं होगा भाई, बराबर होगा, अधिक होगा। हाँ ठीक है, ऊपर लिखा है ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि L/D का मान 1 से अधिक हो रहा है, बराबर हो रहा है, जबकि 2 से कम हो रहा है। तो वहाँ पर लीवर आर्म कितना लेंगे, 0.2 L+2D, जबकि लीवर आर्म हम तब लेंगे जब L/D का मान 1 से कम हो रहा हो। तो वहाँ पर कितना ले जाएगा, 61। इसी प्रकार से हम कंटिन्यूअस बीम के लिए भी देख लेते हैं। जब हम कंटिन्यूअस बीम के लिए देखेंगे, कंटिन्यूअस बीम के लिए अगर हम देखेंगे, कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम के लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर जो लीवर आर्म होगा, यदि L/D का मान अधिक हो रहा है, बराबर हो रहा है 1 से, जबकि कम हो रहा है किससे, 2 से, तब यहाँ पर जो लीवर आर्म होगा, जब यहाँ पर लीवर आर्म होगा, वो लीवर आर्म कितना ले जाएगा, यहाँ पर देखिए 0.2 L+1.5D, ये हुआ। और जब L/D का मान, ठीक है, कम हो रहा है 1 से, तब यहाँ पर लीवर आर्म जो होगा 0.51 लिया जाएगा। क्लियर हुआ। ये किसके लिए है, कंटिन्यूअस बीम के लिए है। कंडीशन यहाँ पर लिखा गया है, ये कंडीशन आप चेक करेंगे, वहाँ पर स्पैन भी गिवन रहेगा आपको और डेप्थ भी आपको गिवन रहेगा। उसके आधार पर हम लीवर आप यहाँ से बता सकते हैं। बतावे क्लियर यहाँ से, ठीक है। तो इसको हमारे ख्याल से लिख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको करके बता दे रहे हैं, कैलकुलेटर नहीं है, आप समझ लीजिए, कैलकुलेटर से आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। हटाएं इसको, चलिए हटा दे रहे हैं। कंटिन्यूअस बीम के लिए भी हो गया है लीवर आर्म, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए भी हो गया है। कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, ये कंडीशन यहाँ पर बड़ा ही महत्व रखता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम उठा लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, चलिए हम ऐसे बोल दे रहे हैं क्वेश्चन का लिखो। देखो हम क्या कह रहे हैं कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका स्पैन, ठीक है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और जिसका स्पैन यहाँ पर दे रहा है कितना, 6 मीटर। स्पैन कितना दे रहा है, 6 मीटर। और उसका जो डेप्थ दे रहा है, ओवरऑल डेप्थ, वो दे रहा है 5 मीटर। क्लियर हुआ। यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं स्पैन, क्वेश्चन है, ठीक है। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका स्पैन 6 मीटर तथा ओवरऑल डेप्थ 5 मीटर है। तो इसका लीवर आर्म निकालना है। क्या निकालना है, लीवर आर्म निकालना है। वो भी किसमें भाई, सिंपली सपोर्टेड बीम में भी निकालना है और कंटिन्यूअस बीम में भी निकालना है। क्लियर हुआ। अब ये क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, चाहे इसी का पूछ ले, चाहे इसका पूछ ले, और चाहे इन दोनों का स्थान चेंज करके, ठीक है, इन दोनों का स्थान चेंज करके और वहाँ पर बोल दे रिस्पेक्टिवली, अर्थात क्रमशः पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों को हम बता रहे हैं कैसे निकालना है। सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि हमें L और D का रेशियो पता होना चाहिए। L और D का रेशियो पता होना चाहिए। L और D का रेशियो यहाँ पर क्या होगा, हम कहेंगे 6/5, और इसको भाई साहब काट पीट दीजिए, काटेंगे पीटेंगे कितना आएगा, 1.2 मीटर। क्यों, कितना आएगा ना, ठीक है, 12×5, ठीक है, 1.2 मीटर आएगा। अब इसके बाद हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। किसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, सिंपली सपोर्टेड बीम। और हम अभी थोड़ी देर पहले देखे हैं कि जब L और D का मान 1 से अधिक हो या बराबर हो तथा 2 से कम हो, तब वहाँ पर जो फार्मूला लगाते हैं 0.2 और ब्रैकेट में L+2D लगाते हैं। क्लियर हुआ। और जब L/D का रेशियो 1 से कम हो जाए तब सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए 0.61 लिया जाता है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो आपका लीवर आर्म होगा वो हमारा कितना लिया जाएगा, तो हम कहेंगे क्या कि चूंकि L और D का अनुपात यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 से कम है लेकिन 1 से अधिक है, 2 से कम है लेकिन 1 से अधिक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.2। अब ब्रैकेट में हम लिखेंगे L+2D। ये क्यों बना रहे हैं, चूंकि L/D का मान कितना है, 1.2, जो कि 1 से अधिक है तथा 2 से कम है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हम उठा के मान रखेंगे, और जब यहाँ पर उठा के मान रखेंगे तो लीवर आर्म इज इक्वल टू 0.2, L का मान 6 + 2 × 5, ठीक है, 5 दूनी 10, 6 16 दूना 32, अर्थात ये हमारा आ जाएगा 3.2 मीटर। बता क्लियर हुआ। ये किसका मान आ गया, सिंपली सपोर्टेड बीम का लीवर आर्म आ गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे कंटिन्यूअस बीम के लिए। अब इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, कंटिन्यूअस की बात हम करेंगे, ठीक है, कंटिन्यूअस बीम की हम बात करेंगे। और कंटिन्यूअस बीम भाई हम बोल रहे हैं, अगर सही से लिखने हैं ना, बोल रहे हैं, ठीक है, आप देखिएगा। कंटिन्यूअस बीम की अगर हम बात करेंगे, कंटिन्यूअस बीम में आपका लीवर आर्म जो आएगा, ठीक है, हम यहाँ पर भी देख रहे हैं L/D का मान 1 से अधिक था, 1 से अधिक है, 2 से कम है, यहाँ पर हम बात कर लेंगे किसका, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इसके लिए जो फार्मूला भी आप ऊपर देखिए हो, L+1.5
डी। और उठा के फार्मूला में आप मान रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे तो इसका मान आएगा 0.2 अब ब्रैकेट में यल प्लस, ठीक है, 1.5 इंटू कितना 5, ठीक है। इसको हम अगर देखेंगे तो हमारा आ जाएगा 7.5 6 13, ठीक है, 13.5 2 26, 2 दशमलव कुछ के आसपास आएगा, ठीक है। ये आपका आएगा 2.67, ठीक है, साल कर लीजिएगा 2.7 के आसपास आना चाहिए, ठीक है, इसी के आसपास आएगा। अब बता भाई लीवर आर्म आपको मिल गया कि नहीं मिल गया। अगर यही अपान डी का रेशियो 1 से कम होता तब हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम में अपान डी का रेशियो मान कम आया, हम कहेंगे 0.61 मीटर। अगर हम यहाँ पर मीटर रखें तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, मीटर रखेंगे। और अगर कंटिन्यूस बीम में आ गया तो हम कितना रख देंगे, 0.51। बताओ क्लियर हुआ, इसमें कोई दिक्कत तो हमारे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, ठीक है। ये आपका कहाँ का था, आपके लेवल के बाहर का था, ठीक है, इसलिए हम नहीं बताए थे। लेकिन कुछ बच्चों के कंफ्यूजन हुए, कहीं क्वेश्चन शायद देखे होंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको बता रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को भी कह रहे हैं भाई अगर कोई भी डाउट रहा करे कमेंट चाहे कर दिया करो, चाहे मैसेज कर दिया करो। नंबर आपको पता ही होगा, नंबर आपके पास है, ये है, ठीक है। तो मैसेज भी कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके आंसर को देंगे। क्लियर यहाँ से, चलिए इतना था हमारा। हम फिर अपने टॉपिक पे आते हैं जो हम पढ़ रहे थे लेसन में। ये भी टॉपिक है, ऐसा मत सोचिए नहीं है, ठीक है। अगर बुक उठा के देखेंगे तो आपको 2-3 बार इसको क्वेश्चन मिलेगा। चलिए ठीक है, हम आगे देखते हैं थोड़ा सा। आगे हम देख लेते हैं कि किसी भी धरन पर अगर हम लोड लगाएंगे तो उस लोड के कारण किस प्रकार से शियर स्ट्रेस जनरेट होते हैं। या हमने कल देखा था कि ट्रांसवर्स शियर, पंचिंग शियर और क्या हो गया आपका, ठीक है, टॉर्जन शियर। ये हमने देख लिया था, टाइप्स ऑफ शियर थे। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से कार्य करते हैं। चलो ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, ठीक है, कुछ नहीं, सिर्फ समझते रहिए, बस सिर्फ समझते रहिए, ठीक है। देखिए हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर कह रहे हैं मान लेते हैं हमारे पास एक बीम है, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, बीम है। ये भी हमारे पास कुछ इस प्रकार से, ठीक है, रेक्टेंगुलर बीम है। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ये रेक्टेंगुलर बीम है, ठीक है। ये हमारा कुछ ऐसे है, यहाँ पर भी हमने बना दी, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि इस पर हमने कुछ लोड लगा दिया, इस पर हम क्या लगा रहे हैं, कुछ लोड लगा रहे हैं, ठीक है। वही चीज़ है, एक लौकी ले लीजिए, यहाँ पर चाकू लगाइए, यहाँ पर चाकू लगाइए, यहाँ पर चाकू लगाइए। जब देखेंगे कि ये क्या करेगा, काटने का प्रयास करेगा। कहाँ से कटेगा, यहाँ से कटेगा, यहाँ से कटेगा और यहाँ से कटेगा। क्योंकि हम जानते हैं जहाँ पर पॉइंट लोड करेगा कार, वहाँ पर क्या करेगा, काटने का प्रयास करेगा। क्या यूडीएल पे नहीं काटेगा, हमने कहा पॉइंट लोड, यूडीएल पे भाई भी काटेगा, कोई भी प्रकार का लोड हो काटेगा। हम यहाँ से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्लियर हो। तो जब यहाँ से कट रहा है, मान लीजिए यहाँ से कटेगा, मान लीजिए ये यहाँ से क्या कर रहा है, कटने का प्रयास कर रहा है, तो हम क्या देखेंगे, हमने देखा कि ये एक धरन हमारा यहाँ पर मिल गया, ठीक है। एक बीम हमारा कहाँ पर मिल गया भाई, यहाँ पर मिल गया। ये सपोर्ट क्या कर रहा है, इनको ऊपर की ओर ढकेल रहा है। भाई जाहिर सी बात है, हम जानते हैं, 100 में भी पढ़े हैं कि जो सपोर्ट है उस पर RA और RB का मान निकालते हैं, और वही हमारा क्या होता है, उस पर रिएक्शन फोर्स का मान आता है। क्लियर हुआ, ठीक है। ये हमारा क्या है, RA, और ये हमारा क्या है यहाँ पर RB, रिएक्शन फोर्स होता है, ठीक है। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये फोर्स ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, ये फोर्स क्या कर रहा है, ऊपर की ओर कार्य कर रहा है। तो हम कहेंगे क्या कि यहाँ पर ये ऊपर की ओर फोर्स कार्य कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, हम कहेंगे ये जो पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट नंबर जो आपका A दिख रहा है, ये पार्ट आपका क्या करेगा, ऊपर की ओर जाने का प्रयास करेगा। ये पार्ट क्या करेगा, आपका ऊपर की ओर जाने का प्रयास करेगा। जबकि ये लोड क्या कर रहा है, इनको नीचे को ढकेलने का प्रयास कर रहा है। क्लियर हुआ। अगर यहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा है, चलिए हम इसी में क्या किया, 2 खंड बांट दिया। हमने यहाँ पर क्या किया, 2 खंड बांट दिया। अब हम जो लोड लगा रहे हैं वो लोड लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपका है सेक्शन नंबर A, सेक्शन नंबर B, और ये नंबर आपका क्या है, सेक्शन नंबर C। जब हम लोड लगाएंगे क्या देखेंगे, ये B वाला नीचे आएगा, जबकि A और C क्या करेंगे, ऊपर की ओर जाएंगे। क्लियर होने यहाँ से, ठीक है। तो अब ये हम देख लेते हैं कि जो B वाला सेक्शन है, ये जो सेक्शन है आपका, ये जो सेक्शन है, इसी सेक्शन को हम निकाल के नीचे देखेंगे, बाहर इसको निकाल के हम देखेंगे। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये एक फोर्स ऊपर की ओर कार्य कर रहा है। बता दो क्लियर हो। हमने कहा कि ये हमारे पास है, मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास है सेक्शन है, ये हमारे पास क्या है
सेक्शन है, हमने यहाँ से काट दिया। हमने क्या किया, यहाँ से काट दिया। जब यहाँ से हम काटे, हम क्या देखें कि इस पर भी एक प्रकार से क्या आएगा, फोर्स आएगा, जो कि इसको क्या कर रहा है, ऊपर की ओर ढकेल रहा है। देखो ऐसे है, ऐसे है। हमने क्या किया, यहाँ पर एक सपोर्ट लगाया, यहाँ से हमने कुछ पार्ट काट लिया। अब ये क्या कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। हम कहेंगे जब ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ पर भी एक ऊपर की ओर भी क्या करेगा, फोर्स कार्य करेगा। जब ये फोर्स ऊपर की ओर कार्य करेगा, हम कहेंगे भैया ये फोर्स इनको काटने का प्रयास कर रहा है। इनको क्या कर रहा है, काटने का प्रयास कर रहा है, अतः इसको हम कहेंगे शियर फोर्स होगा। ठीक है, वह बल जो किसी भी मेंबर को काटने का प्रयास करेगा, काट दे, उसको हम क्या कहेंगे, शियर फोर्स। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, शियर फोर्स। शियर फोर्स के बारे में हमने कल भी आपको बताया था कुछ, क्या, ठीक है, वही मान लीजिए कोई सेब उठाए, अब चाकू ऐसे रख दिए, नहीं कट रहा है, उस पर आप क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। तो जिस फोर्स को लगाकर आप उस सेब को काट रहे हो, वही हमारा क्या हुआ, शियर फोर्स, क्योंकि उसको हम काट रहे हैं। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्या ये पूरा धरण था, ये पूरा धरण था, यहाँ से एक फोर्स ऊपर की ओर कार्य कर रहा था, लेकिन ये फोर्स इन सेक्शन को काटने का प्रयास कर रहा था, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, शियर फोर्स। इसको हमने क्या बोला यहाँ पर, शियर फोर्स बोल दिया। और शियर फोर्स को हम लिख देते हैं क्या यहाँ पर, वी। बता भाई कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए हमारे ख्याल से। ठीक है, अब हम जब दूसरा सेक्शन की हम बात करते हैं, जब हम दूसरे सेक्शन की हम बात करते हैं, हमने कहा ये दूसरा सेक्शन भी आपको यहीं पर कहीं दिख रहा होगा, यहीं पर क्या होगा, ये दूसरा सेक्शन भी दिख रहा होगा। बता भाई क्लियर होगा नहीं हुआ। ठीक है, अब ये सेक्शन क्या करेगा, ये बी ए नंबर सेक्शन है, और जबकि ये बी नंबर सेक्शन है, तो ये सेक्शन क्या कर रहा है, आपका नीचे को जाने का प्रयास कर रहा है। सेक्शन क्या कर रहा है, नीचे को जाने का प्रयास कर रहा है। तो इस सतह पर क्या कर रहा है, ऊपर की ओर फोर्स कर रहा है। जबकि अगर हम इस सतह पर बात करेंगे, अगर इस सतह पर हम बात करेंगे, तो हम कहेंगे कि यहीं पर ये फोर्स क्या करेगा, नीचे की ओर कार्य करेगा। अगर यहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे कि एक साइड में ये ऊपर की ओर फोर्स कार्य कर रहा है, तो दूसरे साइड में क्या करेगा, नीचे की ओर फोर्स कार्य करेगा। ठीक है, देखो कैसे हमने ये दो सेक्शन बना दिया। ठीक है, कहाँ भाई समझाएं, यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर दो सेक्शन बना दिए। ये धरण है, हमने कहा कि ये ए सेक्शन है, ये नंबर हमारा क्या है, ए है, और ये हमारा क्या है, बी है। ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये मेंबर नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है, जबकि ये मेंबर क्या कर रहा है, ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है। क्लियर हो नहीं हुआ। अगर यहीं पर एक छोटी सी पट्टी रख दिया जाए, अगर यहीं पर छोटी सी पट्टी रख दिया जाए, हम क्या देखेंगे कि ये भाई साहब ऊपर की ओर जा रहे हैं, जबकि ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, नीचे की ओर आने का प्रयास कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, एक नीचे की ओर भी फोर्स कार्य कर रहा है, ऊपर की ओर फोर्स भी कार्य कर रहा है, और इन दोनों का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। ये दो खंड है, ये दो खंड है, हमें देखना है कि भैया शियर फोर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, कैसे देखोगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा पहचान लगा देते हैं इनका। ठीक है, पहचान लगा देते हैं। अब आप देखिएगा, इसी बिंदु को आप देखिएगा, हमने कहा ये पार्ट ए पार्ट बी, इनके बीच में हमने कोई एक रोलर लगा दिया इसे। ठीक है, ये भाई साहब नीचे को आ रहे हैं, या ठीक है, ए पार्ट आपका ऊपर जा रहा है, जबकि बी पार्ट आपका क्या रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, हमने क्या कहा, ए पार्ट ऊपर गया, बी पार्ट नीचे आया। और जब ए पार्ट ऊपर बी पार्ट नीचे हुआ, इनके दोनों के बीच में हुआ रिलेटिव मोशन। इन दोनों के बीच में क्या हुआ, रिलेटिव मोशन हुआ। हम क्या देखने को पा रहे हैं भाई, ये रोलर यहाँ पर घूम रहा है, रोलर यहाँ पर क्या हो रहा है, घूम रहा है। अब ये घूम रहा है तो इसका मतलब क्या, विपरीत डायरेक्शन में फोर्स कार्य कर रहा है, विपरीत डायरेक्शन में क्या फोर्स कार्य कर रहा है। तो हमने वही यहाँ पर देखा कि भैया अगर ये एक फोर्स ऊपर की ओर कार्य करेगा वी, तो यही एक फोर्स नीचे की ओर कार्य करेगा, जिसका नाम क्या होगा, वी। पता है क्लियर हो नहीं हुआ ऐसे। ठीक है, अब ये जो फोर्स है, काटने वाला फोर्स है, ये फोर्स क्या है, यहाँ पर काटने वाला है। हम कहेंगे कि इसको कटने से बचाना है, इसको क्या करना है, कटने से बचाना है। मतलब एक पार्ट जो हो रहा है ए ऊपर की ओर जा रहा है, जबकि बी वाला नीचे की ओर आ रहा है। हम कहेंगे इसको, ठीक है, एक फिक्स रखो, ना तो ये ऊपर जाए ना तो ये नीचे आए। मतलब क्या, रिलेटिव मोशन जीरो होना चाहिए। रिलेटिव मोशन जीरो है, हम कहेंगे भैया ऐसा है कि जो रोलर इसके अंदर हम लगाए हैं वो घूमना नहीं चाहिए, वो घूमना नहीं चाहिए। अगर इनके बीच रिलेटिव मोशन हुआ तुरंत ये घूमेगा, रिलेटिव मोशन नहीं हुआ नहीं घूमेगा। और जब नहीं घूमा तो हम कहेंगे यहाँ पर कोई फोर्स कार्य भी नहीं किया, अर्थात ये सेक्शन भी यहाँ पर क्या होगा, नहीं कटेगा। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, हमने कहा देखो ये रोलर घुमा रहा था, नहीं घूम रहा था, घूम रहा था, हमने इसको घूमने को क्या किया, रोक दिया। अच्छा, हम घूमने को रोकेंगे, क्या ऐसे रुक जाएगा, हमने कहा नहीं। हम कह रहे हैं क्या कि ये कुछ इस प्रकार से घूम रहा है, मतलब ये कुछ इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। अगर हमें इसको रोकना है तो हम कहेंगे एक फोर्स इधर की ओर लगा दिया जाए। ठीक है, ये इधर की ओर घूमने का प्रयास कर रहे हैं, हमने क्या किया, इनको उठा के फिर अपने स्थान पर रख दिया। अब इन दोनों का मान आपस में बराबर है, कि कितना हम कहेंगे इधर हम घुमाएंगे, ये कहेंगे हम नहीं घूमने देंगे।
अर्थात दोनों का मान जब आपस में बराबर हुआ, हम कहेंगे वहाँ पर रिलेटिव मोशन क्या हो जाएगा, जीरो। वहाँ पर रिलेटिव मोशन क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हम कहेंगे इनको रोकने के लिए क्या करेंगे कि एक फोर्स आपका इधर की ओर कार्य कराएंगे और ये एक फोर्स इधर की ओर कार्य कराएंगे। आपको यहाँ पर कुछ देखने को मिल रहा होगा, भाई ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री शियर दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री फोर्स दिख रहा है। पहले हम फोर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये भी एक फोर्स था, ये भी एक फोर्स था, जो कि इसको क्या कर रहा था, घुमाने का प्रयास कर रहा था। अर्थात हमें यहाँ से ये पता चल रहा था कि ये सेक्शन यहाँ पर क्या हो रहा है, कट रहा है, ठीक है। अब इसी के कारण हमने देखा कि ये पूरी बॉडी यहाँ पर क्या हो रही है, रोटेट करने का प्रयास कर रहा था। यही चीज है, ये चीज है, यहाँ पर बॉडी क्या हो रही है आपकी, रोटेट हो रही है, ठीक है। रोटेशन को रोकने के लिए हमें जरूरी है कि अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स कार्य करने चाहिए। हमने यहाँ पर भी इक्वल मैग्नीट्यूड का क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया। पता है क्लियर हो रहा है यहाँ से, ठीक है। अब बात ये आती है कि जब शियर फोर्स कार्य कर रहा है, यहाँ पर कटने का भी कार्य हो रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर कुछ स्ट्रेस भी तो जनरेट होगा, यहाँ पर कुछ स्ट्रेस भी जनरेट होगा। और इसी स्ट्रेस को हम बोलेंगे क्या, शियर स्ट्रेस। भाई देखो, हमने कहा शियर फोर्स हुआ, तो शियर फोर्स के कारण हम कहेंगे शियर स्ट्रेस भी होगा, शियर स्ट्रेस भी होगा। अगर हम यही सेक्शन की हम बात कर लेते हैं, अगर हम यही सेक्शन की बात कर लेते हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पर स्ट्रेस भी होगा, और जिसको हम बोलेंगे क्या, शियर स्ट्रेस। इसको हम क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेस, ठीक है। इधर की ओर एक शियर स्ट्रेस कार्य कर रहा है, जिसको हमने बोल दिया टाउ। इधर की ओर एक शियर स्ट्रेस कार्य कर रहा है, जिसको हमने बोला टाउ। इधर की ओर भी शियर स्ट्रेस कार्य कर रहा है, जिसको हम बोलेंगे टाउ। इधर की ओर भी शियर स्ट्रेस कार्य कर रहा है, जिसको हम बोलेंगे क्या, टाउ। क्लियर है, ठीक है। अब देखो, ये लगा नहीं था, ये हमने क्या किया, इनको कटने से बचाने के लिए हमने इसको अलग से लगाया, ठीक है। इनको कटने से बचाने के लिए हमने क्या किया, अलग से लगाया। क्या धरन को आप देखें, धरन डालते हैं, लोड डालते हैं, क्या धरन कट जाती है, नहीं कटती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि ये स्ट्रेस हम वहाँ पर जनरेट कराते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, बीम में आप पढ़े होंगे, बेंड होगा तभी कटेगा। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमने कहा बढ़ा दिया, बेंडिंग का मान घटा दिया। अब ऐसे केस में धरन आपकी बेंड नहीं होगी। जब धरन बेंड नहीं होगा तो हम कहेंगे शियरिंग वहाँ पर जनरेट नहीं होगा। जब शियरिंग जनरेट नहीं होगा, जब शियरिंग जनरेट नहीं होगा, हम कहेंगे कोई भी शियर फोर्स कार्य नहीं करेगा। जब शियर फोर्स कार्य नहीं करेगा, हम कहेंगे शियर स्ट्रेस भी कार्य नहीं करेगा। बता दो, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पहले से कार्य कर रहा था, जो कि इसको काटने का प्रयास कर रहा है। इसको हमें बचाने के लिए हम कहेंगे क्या, कि अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड के, ठीक है, दो प्रकार का फोर्स है, दो प्रकार का स्ट्रेस कार्य करा दीजिए, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस। जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस, ठीक है। इसको हम प्रिंसिपल स्ट्रेस में सोम में पढ़ाए हैं। ये कहाँ से आया, क्यों आया, वहाँ पर ढेर सारा व्याख्या किया गया है, ठीक है। चाहे वो मैकेनिकल क्यों, चाहे वो सिविल क्यों, दोनों पढ़ाया गया है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस को आपको वहाँ बताया गया है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस काम क्या करेगा, इनको रोकेगा घूमने से। क्लियर हो यहाँ से। अब बात ये आती है, अब बात यहाँ पर ये आती है कि, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया स्ट्रेस है, क्लियर हो। अब इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। अब इसको हम क्या करें, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गया है, समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं अगर समझ में आया तुरंत आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हम इसमें डेरिवेशन नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम आपको सिर्फ क्या करेंगे, डायरेक्ट बढ़ाएंगे, क्योंकि शियर स्ट्रेस आपको सोम में अच्छे से पढ़ाया गया है, ठीक है। ये अगर आपको समझ में आ गया है तो इसके हम आगे थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। ये ऊपर वाला डायग्राम हम मिटाएंगे, क्योंकि अब ऊपर वाले से काम नहीं है, हमें किससे काम है, ये नीचे वाले से काम है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया कि ये सेक्शन हमें कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। बता भाई, दिख रहा है। इसका हम नाम ले लेते हैं ए, इसका नाम लेते हैं बी, इसका नाम लेते हैं सी, इसका नाम लेते हैं डी, ठीक है। उल्टा लिख दिया गया भाई, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। ये हमारा है ए, ये हमारा क्या है सी, ये हमारा क्या है यहाँ पर बी, और ये हमारा क्या है यहाँ पर डी। कोई भी नाम ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि हम जो मान रहे हो या मानिए। हम क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि ये देखो, ये ऊपर से एक इधर की ओर स्ट्रेस कार्य कर रहा है। अतः हमने कहा कि ये इधर की ओर एक स्ट्रेस कार्य कर रहा है, जिसका नाम क्या है यहाँ पर टाउ। बता भाई, ये टाउ मतलब क्या, शियर स्ट्रेस है, क्योंकि शियर फोर्स के कारण जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब ये देखो, ए पर एक ऊपर की ओर डायरेक्शन में भी स्ट्रेस कार्य कर रहा है, हम ऊपर की ओर भी डायरेक्शन कार्य दिए, इसका भी मान कितना है, टाउ। क्लियर हुआ। अब अगर यहाँ पर हम बात करेंगे, हमने कहा कि एक ये स्ट्रेस कार्य कर रहा है और एक आपका ये स्ट्रेस कार्य कर रहा है। बता भाई, क्लियर हुआ। क्या यहाँ पर अंतर कोई हो रहा है, कोई अंतर नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ठीक है, ये वाला बिंदु देखिए सी वाले पे, एक आपका इधर की ओर जा रहा है, एक हमने इधर की ओर लगा दिया। ध्यान से समझना, एक हमने इधर की ओर लगा दिया और जिसका मान क्या है यहाँ पर टाउ। क्लियर हुआ। आरसीसी में फेलियर यहीं से होगा,
और इसी को हमें ध्यान में रखना है। हम आपको दिखा रहे हैं कि फेलियर कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पर हुआ भाई, चलो इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, अभी हम बनाएंगे फिर से। लेकिन ये देखिए ए पर आपका स्ट्रेस कार्य कर रहा है, नहीं कार्य कर रहा है। हमने इसको ले लिया और इसको ले लिया, ए बनाया। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इसको लेंगे और किसको लेंगे, इसको लेंगे। एक हमारा इधर की ओर जा रहा था और एक हमारा किधर की ओर जा रहा था, नीचे की ओर जा रहा था। बता भाई क्लियर हुआ। इसका भी नाम क्या है, टाउ। इसका भी नाम क्या है यहाँ पर, टाउ। अब देखो हम क्या देख रहे हैं कि इस बी पर भी तो एक नीचे की ओर आ रहा है। देखो इस बी पॉइंट पर, इस बी पॉइंट पर हम देखेंगे, इस बी पॉइंट पर हम देखेंगे, हम कहेंगे एक आपका स्ट्रेस किधर की ओर कार्य कर रहा है, नीचे की ओर कार्य कर रहा है। चलिए हम नीचे की ओर भी यहाँ पर एक स्ट्रेस कार्य करा दिए। बता भाई क्लियर हो। फिर हम क्या देख रहे हैं, फिर हम क्या देख रहे हैं कि ये इधर की ओर भी एक स्ट्रेस कार्य कर रहा है। देख भाई, ये इधर की ओर भी कार्य कर रहा है, नहीं कार्य कर रहा है, ठीक है। अर्थात एक ही साइड में भी एक स्ट्रेस कार्य कर रहा है। अतः हमने कहा कि यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, स्ट्रेस इधर की ओर कार्य करा दिए। क्यों, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। हम कुछ नहीं, सब यहीं से बना रहे हैं, सिर्फ यहीं से बना रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को हमने एक साथ ले लिया, एक बार इन दोनों को हमने एक साथ लिया। अब डी पे हम अगर बात करेंगे तो डी पे हम क्या देख रहे हैं, डी पे हम क्या देख रहे हैं, एक ऊपर की ओर जा रहा है। चलिए एक ऊपर की ओर हमने लगा दिया, एक दाहिने साइड में जा रहा है और एक हमने क्या किया, दाहिने साइड में बना दिया। बता भाई क्या यहाँ पर कोई दिक्कत हो रही है किसी को, हमारे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आपको ले चलते हैं आपकी इंजीनियरिंग जहाँ से स्टार्ट होती है मैकेनिक्स के पास, ठीक है। यहाँ पर दो प्रकार के फोर्स आपको दिख रहे हैं, भले ही आपका स्ट्रेस है, लेकिन यहाँ स्ट्रेस किसी न किसी फोर्स के कारण हुआ है। अर्थात वेक्टर आपने देखा था वहाँ पर, ठीक है, वेक्टरों का जोड़ या जो भी आप पढ़े होंगे सदिशों का जोड़, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़े थे, नहीं पढ़े थे। यहाँ पर हम देख रहे हैं दो प्रकार का स्ट्रेस कार्य कर रहा है, अर्थात इनका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट क्या होगा। देखो इनका जो रिजल्टेंट होगा ये इधर की ओर जाएगा। बता भाई क्लियर हो नहीं हुआ। एक लोग इनको इधर खींच रहे हैं, एक लोग इनको इधर खींच रहे हैं, हमने कहा दोनों को मिला दीजिए। जब दोनों को मिला देंगे तो ये रिजल्ट हमारा कुछ इधर की ओर कार्य करेगा। अब रिजल्टेंट यहाँ पर हम आपको, ठीक है, याद करने का तरीका नहीं है कोई, इसको समझना है। अब वो मैकेनिक्स का चीज़ है, यहाँ का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो होगा इन दोनों का आर होगा, इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, जब यहाँ पर हम देखेंगे तो इनका रिजल्टेंट कुछ इधर की ओर कार्य करेगा और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। मान तो निकाल ही सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि इनका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा और इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनका रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये दोनों भाई साहब इसको पढ़ के खींच रहे हैं। ये दोनों भाई साहब क्या कर रहे हैं, इनको पढ़ के खींच रहे हैं। जब इन दोनों को पढ़ के खींच रहे हैं तो हम कहेंगे कि इनके कारण ये धरण हमारा दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। ये धरण हमारा क्या होगा, दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। बता भाई क्लियर नहीं हुआ। किसके कारण, इसके कारण हम देख रहे हैं, देखो टेंशन वाले कारण। ये टेंशन क्या कर रहा है, इनको पढ़ के खींच रहा है, इनको पढ़ क्या कर रहा है, खींच रहा है। अब खींचने के कारण यहाँ पर तुरंत क्या हो जाएगा, क्रैकिंग आ जाएगी। एक पेज ले लीजिए, दोनों कोना पढ़े खींच दीजिए, हम कहेंगे ये हमारा क्या होगा, कुछ इस प्रकार से फाट जाएगा, ठीक है। एक ब्रेड ले लीजिए भाई, सबसे अच्छा उपाय है भाई। दोनों कोना पकड़िए, पकड़े खींच दीजिए, हम कहेंगे देखेंगे वहाँ पर क्या फट गया। ये जो कटा, यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर भी तो कुछ क्रैकिंग आई होगी कि नहीं होगी। बता भाई, यहाँ पर भी कुछ क्रैकिंग आई होगी। हम कहेंगे कि इसको हम कहते हैं क्या, डायगोनल टेंशन। इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, डायगोनल टेंशन। समझ के चलिए, समझ के चलिए, ठीक है। याद कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ समझते रहिए बस। हमने क्या कहा कि इनके कारण यहाँ पर एक टेंशन जनरेट हुआ जिसके कारण धर्म फेल हो रही है, इसलिए हम कह रहे हैं क्या, इसको डायगोनल टेंशन क्रैक। इसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल टेंशन क्रैक। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं डायगोनल टेंशन क्रैक। बताओ क्लियर हुआ। क्योंकि जो क्रैकिंग आ रहा है किसके कारण आ रहा है, टेंसाइल फोर्स के कारण, टेंसाइल स्ट्रेस के कारण आ रहा है। बताओ क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए इसमें। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये बी वाले से इनको कंप्रेस कर रहा है, जबकि डी वाला क्या कर रहा है, इनको कंप्रेस कर रहा है। भाई यहाँ से भी तो फेल हो सकता है। फिर हम जानते हैं क्या कि कंक्रीट जो होता है, जो कंक्रीट होता है वह कंक्रीट कंप्रेशन में अधिक मजबूत होता है। हम कहें कंक्रीट तो कंप्रेशन में फेल होगा ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं फेल होगा, हम भी ये मान रहे हैं। लेकिन फेलियर की अगर बात कर लेगा क्या, तो क्या फेलियर हम दर्शा नहीं पाएंगे, फेलियर हम दर्शा सकते हैं। हमने कहा कि इनको इधर दबा रहा है, इनको इधर दबा रहा है, कुछ इस प्रकार से हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये आपका, ठीक है, ये आपका कुछ इस प्रकार से बन जाता है, ठीक है। अर्थात ये इस प्रकार से हमारा कुछ
बन जाता है। ये हमारा सी था, ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, ये हमारा डी था, ये इनको इधर की ओर दाब रहा था, ये इनको इधर की ओर दाब रहा था, और ये आपका कुछ इधर की ओर खींच रहा था और ये इनको इधर की ओर खींच रहा था। ठीक है, तो जिस प्रकार से टेंसाइल फोर्स लगने के कारण यहाँ पर क्रैक जनरेट हुआ, हमने बोला क्या, डायगोनल टेंशन क्रैक, उसी प्रकार से कंप्रेसिव स्ट्रेस लगने से भी यहाँ पर एक क्रैक होगा। कंप्रेसिव स्ट्रेस लगने से भी यहाँ पर एक क्रैक होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल कंप्रेशन क्रैक। क्या बोलेंगे उसको हम, डायगोनल कंप्रेशन क्रैक, क्योंकि कंप्रेसिव फोर्स के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा हो, कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव शियर फोर्स, कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, सब एक ही चीज है, बता क्लियर हुआ यहाँ से। तो हम क्या करते हैं कि टेंशन में ही हमें मजबूती प्रदान करना पड़ता है, क्योंकि कंप्रेशन में तो कंक्रीट वैसे ही क्या होती है, फेल नहीं होती है, अर्थात क्या होती है, सेफ रहती है। बता भाई, इतना आपको समझ में आ गया कि नहीं, यहाँ पे आ गया है, तो आपको पता चला कि किस प्रकार से क्रैकिंग जनरेट होता है। पता भाई, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए हमारे ख्याल से। ठीक है, अब यहाँ से हम थोड़ा सा आपको और अंदर ले चलने का प्रयास करते हैं। ये आपको समझ में आ गया है, हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको से आप ध्यान में रखना, अभी इसी को हम आगे बनाएंगे फिर से। फिर आपको थोड़ा सा हम बेसिक बता रहे हैं, आज लिखना कुछ नहीं है, अगर लिखना है तो जो जो समझ में आ रहा है वैसे वैसे लिखते चलिए। हम आपको दिखा रहे हैं कि आज ऐसे स्ट्रक्चर किस प्रकार से फेल करेगा। अगर आपके मन में एक बार बैठ गया दिमाग में, तो हम जैसे जैसे आगे हम डेरिवेशन करते हुए चले जाएंगे, आपको समझते हुए आसानी से आता हुआ चला जाएगा। ठीक है, नहीं तो मैंने बोल दिया कि बीच में क्रैक 90 डिग्री पर होगा, आपको सोचते रहोगे यार बीच में क्रैक 90 डिग्री पर होता है, हमने तो सुना है शियरिंग जो आपका मान होता है 45 डिग्री पर होता है, ये 90 डिग्री पर कैसे आ गया। चलो अभी हम दिखाते हैं। इतना हो गया, इतना हमारे ख्याल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई धरन है, मान लीजिए कोई क्या है, बीम है, उस बीम पर हमने लोड डाला, बीम क्या होगा, बेंड होगा। जब बीम में बेंडिंग होगा तो हम कहेंगे बेंडिंग स्ट्रेस भी जनरेट हो। क्यों होगा कि नहीं होगा भाई, हमने कहा कि यदि कोई सेक्शन बेंड हो रहा है तो जाहिर बात है उसमें बेंडिंग मोमेंट हो रहा है, और बेंडिंग मोमेंट होगा तो हम कहेंगे वहां पर बेंडिंग स्ट्रेस भी होगा। क्लियर हुआ, अर्थात हम कहेंगे कि किसी भी बीम पर यदि बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है तो हम कहेंगे बेंडिंग स्ट्रेस भी जनरेट होगा। बता भाई, क्लियर हुआ। तो ये जो कट रहा था, क्या ये बेंड होने से पहले कट रहा था, नहीं, पहले बेंड हुआ तभी तो कटा। अगर बेंड नहीं होता तो क्या ये कटता, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, बेंड हुआ इसलिए कटा। हम कहेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक बेंडिंग स्ट्रेस भी जनरेट होगा, एक बेंडिंग स्ट्रेस भी जनरेट होगा, जिसको हम यहीं पर चाहो तो दर्शा देते हैं। और ये बेंडिंग स्ट्रेस आपका कुछ इधर की ओर कार्य करेगा। कैसे कार्य करेगा, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने कहा एक हमारे पास क्या है, सेक्शन है, एक हमारे पास क्या है, सेक्शन है। हम जब बेंडिंग स्ट्रेस की बात करते हैं तो हमें कुछ समझ में आया है, वो हमारा कुछ इस प्रकार से बनता है। बता भाई, क्लियर हो, ऊपर कंप्रेशन होता है, नीचे क्या होता है, टेंशन होता है। तो हमारा बताने का मतलब ये कि हमें केवल यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि बेंडिंग स्ट्रेस होगा, और ये बेंडिंग स्ट्रेस कैसे कार्य करेगा, तो हम कहेंगे एक इस डायरेक्शन में जाएगा और दूसरा इस डायरेक्शन में आएगा। हम मान लेते हैं कि कोई एक टेंशन हो सकता है, कोई क्या हो सकता है, कंप्रेशन हो सकता है। अगर देखो अब यहाँ पर ऐसे समझ लो, बाकी शो में अगर जाओगे दिखाएंगे वहाँ पर कि ये जो दोनों स्ट्रेस लेता है ये आपका कहाँ पर लेते हैं, ऊपर वाले में ही रहते हैं। ठीक है, तो वो सोम की बातें हैं, सोम में आप अच्छे से पढ़े हो, मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम डायरेक्ट बता रहे हैं आपके क्या कि जो यहाँ पर स्ट्रेस जनरेट हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस, और उसको भी हम क्या बोलेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस। अगर आपको डायग्राम बनाना तो डायग्राम आप बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमने कहा एक सेक्शन लिया गया था, एक सेक्शन लिया गया था, इसमें एक स्ट्रेस नीचे की ओर कार्य कर रहा था, एक स्ट्रेस आपका ऊपर की ओर कार्य कर रहा था। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस कार्य कर रहा था, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस कार्य कर रहा था। अब इस शियर स्ट्रेस के साथ साथ हम कहेंगे यहाँ पर क्या होगा, आपका बेंडिंग स्ट्रेस भी जनरेट होगा। ये किसके पास हम पहुंच गए भाई, सोम भाई साहब के पास पहुंच गए। ठीक है, आपने प्रिंसिपल स्ट्रेस में पढ़ा होगा कि शियर स्ट्रेस के साथ वहां पर क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस भी कार्य करेगा। क्यों कार्य करेगा, क्योंकि बेंडिंग हो रहा है, और जो भी मेंबर बेंडिंग होगा उसमें क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगा। बता भाई, क्लियर हुआ। ठीक है, तो अब बता भाई, जब बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, हमने कहा यहाँ पर दो प्रकार का स्ट्रेस हुआ, एक हमारा होगा टेंशन, दूसरा हमारा क्या होगा, कंप्रेशन। एक हमारा हुआ टेंशन, दूसरा हमारा क्या हुआ, कंप्रेशन। दो प्रकार का फेलियर हुआ, एक फेलियर हुआ डायगोनल टेंशन, दूसरा फेलियर क्या होगा, डायगोनल कंप्रेशन। बता पाए, क्लियर हुआ, यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम कहेंगे क्या कि जब इस प्रकार से कोई भी स्ट्रक्चर आपके मन में आता है तो आप तुरंत कहते हो कि यहाँ पर प्रिंसिपल स्ट्रेस भी कार्य कर रहा होगा, यहाँ पर प्रिंसिपल स्ट्रेस भी कार्य कर रहा होगा। अब वो प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसे कार्य करता है, ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ पर बनाने का प्रयास करते हैं, जो भी हम थोड़ी देर पहले सेक्शन बनाए थे। ठीक है, अभी हम जो थोड़ी देर पहले बनाए सेक्शन, वही सेक्शन हम यहाँ पर बना रहे हैं। और ये जो प्रिंसिपल आपका ये जो स्ट्रेस कार्य कर रहा है, हम मान लेते हैं कि ये स्ट्रेस यहाँ पर कार्य कर रहा है, इसके बीच से नहीं जाएगा।
ठीक है। इसके नीचे ही रहेगा, ऊपर भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए हमारे ख्याल से। ठीक है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रेस कार्य कर रहा है, ठीक है, वो हमारा है सिग्मा 2 जो कि कंप्रेस करने का कार्य कर रहा है, और यहाँ पर जो स्ट्रेस कार्य कर रहा है सिग्मा 1, यहाँ पर जो स्ट्रेस कार्य कर रहा है सिग्मा 1, यहाँ पर जो कार्य कर रहा है सिग्मा 2। क्लियर हुआ? हाँ, अब इसमें से आप किसी को भी एक मान लीजिए, चाहे इसको टेंशन मान लीजिए, चाहे इसको टेंशन मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक टेंशन है, एक कंप्रेशन होगा, एक मैक्सिमम देगा और दूसरा क्या करेगा, मिनिमम देगा। जो टेंशन में होगा वो मैक्सिमम देगा वैल्यू, और जो आपका कंप्रेशन में रहेगा वो क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। मतलब कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो हमारे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो बेंडिंग स्ट्रेस है, इस बेंडिंग स्ट्रेस के कारण, ठीक है, यहाँ पर प्रिंसिपल स्ट्रेस भी जनरेट होता है। प्रिंसिपल स्ट्रेस आपका दो होगा, एक होगा टेंसाइल के लिए, दूसरा होगा क्या, कंप्रेशन के लिए। कंप्रेशन द्वारा जो भी आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा वो होगा न्यूनतम, और जो आपका टेंसाइल द्वारा होगा वो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम। क्लियर हुआ? तो हम यहाँ पर जो है, ठीक है, इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम आपको सिर्फ बताते हुए चल रहे हैं, इतना ध्यान में रखना। ठीक है, अभी आगे हम बताएंगे कि इसी डायगोनल टेंशन को रोकने के लिए यहाँ पर हम शियर रेनफोर्समेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो हटा रहे हैं अभी हम, आप लोग बनाते हुए चलिएगा। हमारे ख्याल से आप थोड़ा थोड़ा लिख भी लेते तो अच्छा था। ठीक है, थोड़ा थोड़ा लिख लो। अब इसमें लिखाने वाली कोई चीज़ ऐसी है नहीं। ठीक है, इसमें लिखाने वाला कोई चीज़ ऐसा बच नहीं रहा है। ठीक है ना? तो अरे इसमें भी बहुत टॉपिक है, सिर्फ समझते रहिए बस। यहाँ पर हमने देखा, अब इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, अब इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि हम डायरेक्ट लिखा रहे हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस। मान लीजिए प्रिंसिपल स्ट्रेस अगर आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है, वहाँ पर आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि दो प्रकार से होगा, एक होगा सिग्मा 1 या दूसरा हमारा क्या होगा, सिग्मा 2। एक हमारा होगा सिग्मा 1, दूसरा हमारा क्या होगा, सिग्मा 2। दोनों में से कोई भी हो सकता है। और इसके लिए हम बात करेंगे, हम कहेंगे सिग्मा बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट में सिग्मा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर। बता रहे क्लियर हो? तो ये हमारा प्लस और माइनस क्या दर्शा रहा है, एक आपका टेंशन दर्शा रहा है, दूसरा हमारा क्या दिखा रहा है, कंप्रेशन। ठीक है, अब टेंशन जो होगा वो हमारा होगा प्लस, अर्थात हम बोलेंगे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस लिख लोगे ना, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये होगा हमारा सिग्मा 1। आप सिग्मा 2 को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हमने कहा इसीलिए हमने यहाँ पर ऐसे डायग्राम बनाया है। एक हमारा कंप्रेशन होगा, एक हमारा टेंशन। सिग्मा 1 को हम मान रहे हैं, सिग्मा 1 इज इक्वल टू आपका आएगा सिग्मा बाई 2 प्लस अंडर रूट में आपका आएगा सिग्मा बाई 2 का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या होगा आपका टाउ स्क्वायर। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, और इसका मान आएगा सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 माइनस में हम करेंगे यहाँ पर, और ये आपका आ जाएगा सिग्मा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा यहाँ पर टाउ स्क्वायर। बता रहे क्लियर हो? ठीक है, ये चीज़ हमें मिल गया यहाँ से। अब आपके मन में अगर आ रहा है ये कहाँ से आया, तो इसका डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन आपके आया नहीं, इसलिए हम फालतू टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 2-3 चीज़ें हैं, ठीक है, आप इसको ध्यान में रख सकते हो, उसके लिए अपना और टाइम मत वेस्ट करो। क्लियर हुआ? तो ऐसा नहीं कराएंगे, करा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन फालतू टाइम ना वेस्ट करो। ठीक है, 2-3 चीज़ें याद कर लेना इसको। बता रहे क्लियर हो नहीं हुआ? तो प्रिंसिपल स्ट्रेस भी आपको मिल गया, और आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस मिल गया। अब बात यह आती है कि जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस या मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस या आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो कार्य कर रहा है, कि कितने डिग्री के एंगल पर कार्य करेगा। जैसे ठीक है, हम थोड़ा सा आपको याद दिलाते हैं, कि कभी कभी सोम में क्वेश्चन पूछता था, क्वेश्चन आपका पूछता था, ये हमारे पास कोई एक सेक्शन है, यहाँ पर स्ट्रेस कोई कार्य कर रहा है, तो कितने डिग्री के एंगल पर यहाँ पर क्या कार्य करेगा। ठीक है, कोई भी पूछ सकता है, चाहे नॉर्मल स्ट्रेस पूछ ले और चाहे शियर स्ट्रेस पूछ ले, कितने डिग्री के एंगल पर कार्य करता था। तो आप क्या करते थे, यहीं से आप एंगल का मान बताते थे। क्यों, ये बताते थे ना एंगल का मान। तो वही चीज़ यहाँ पर भी देख रहे हैं क्या, कि इसका मान अगर पूछेगा कि मान लीजिए कि ये प्रिंसिपल स्ट्रेस या मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितने डिग्री के एंगल पर कार्य कर रहे हैं, अर्थात थीटा का उनका मान क्या होगा, तो हम कहेंगे क्या कि अगर हम इसी को आगे बढ़ाएं, यदि हम इसी को आगे बढ़ाएं तो ये मान हमारा क्या होगा, थीटा। ये हमारा मान क्या होगा यहाँ पर, थीटा। अगर हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो जो इधर होगा वही हमारा क्या होगा, इधर भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, दूसरे पे लंब है। यहाँ पर हम कहेंगे थीटा का जो भी मान होगा, यहाँ पर जो हमारा थीटा का मान आएगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपान टाउ। ठीक है, 2 सिग्मा अपान टाउ। ये जो सिग्मा हम लिख रहे हैं, ये सिग्मा है क्या, वास्तव में यही है आपका क्या, सिग्मा बी। वो हमारा क्या है यहाँ पर
सिग्मा बी, सॉरी यहाँ पर उल्टा हो गया है, ये आपका होगा टाउ, ये हमारा क्या होगा सिग्मा बी, सिग्मा। और यही जो सिग्मा यहाँ पर लिख रहे हैं इसी को हम कहेंगे क्या, बेंडिंग स्ट्रेस। वो हमारा क्या होगा यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस। कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव में लिख के आ जाता है टेंसाइल स्ट्रेस, कभी कभी लिख के आ जाता है क्या, टेंसाइल स्ट्रेस। बताइए क्लियर होगा नहीं यहाँ से, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया, डायगोनल टेंशन कैसे जनरेट हुआ, क्रैकिंग कैसे हुई, ये भी आपको पता चल गया है। अब यहाँ पर हम कहें क्या, ठीक है, अब यहीं पर हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं। अभी हमने यहाँ पर कहा कि यदि बेंडिंग मोमेंट का मान शून्य है, बेंडिंग मोमेंट का मान क्या है, शून्य। यहाँ पर लिख दिया, कंडीशन लिखा कि बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या हो रहा है, जीरो। जब बेंडिंग मोमेंट जीरो हुआ तो हम कहेंगे कि बेंडिंग स्ट्रेस भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो। बता भाई, जब बेंडिंग मोमेंट का मान शून्य हुआ तो बेंडिंग स्ट्रेस का मान भी क्या होगा, शून्य हो जाएगा। जब बेंडिंग स्ट्रेस का मान शून्य हो गया तो ऐसे कंडीशन में हम कहेंगे कि जो भी प्रिंसिपल स्ट्रेस का मान होगा वो हमारा क्या आएगा, केवल टाउ। वो हमारा कितना हो जाएगा, केवल टाउ। अर्थात सिग्मा 1 बराबर आपका आएगा टाउ और सिग्मा 2 इज इक्वल टू आएगा आपका माइनस टाउ। बता क्लियर हो नहीं यहाँ से, ठीक है। ये आपका मैक्सिमम हो गया, हमारा क्या हो गया, मिनिमम हो गया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जब बेंडिंग मोमेंट का मान शून्य, इसका मतलब क्या, सिग्मा का मान भी क्या हो गया यहाँ पर शून्य, बेंडिंग स्ट्रेस का मान शून्य। और ये कहाँ पर होता है, हम जानते हैं क्या कि सपोर्ट पर बेंडिंग मोमेंट का मान क्या होता है, शून्य होता है। बीच में बेंडिंग मोमेंट का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। भाई किसी भी धरन को अगर हम डिफ्लेक्ट करा रहे हैं तो हम जानते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है, कुछ ऐसे बनता है, यहाँ पर हुआ शून्य, यहाँ पर हुआ शून्य और यहाँ पर क्या हुआ, मैक्सिमम। तो हम कह रहे हैं क्या कि ये हमारा कंडीशन कहाँ का है, सपोर्ट का। ये हमारा कंडीशन कहाँ का है, सपोर्ट का है। अब ऐसे कंडीशन में हम कहेंगे वहाँ पर कितने डिग्री का क्रैक बनेगा, कितने डिग्री का क्रैक बनेगा, ठीक है। उठा के ये मान यहाँ पर रखिए और जब यहाँ पर मान रखेंगे तो जीरो से भाग करेंगे, हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट। tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाउ अपान जीरो कर देंगे, फाइनाइट आ जाएगा। अर्थात यहाँ से आपका थीटा का जो मान आएगा वो आएगा तो 45 डिग्री और या तो कितना आ जाएगा 135 डिग्री। बताओ क्लियर हुआ। तो ये हमारा क्या होगा, क्रैकिंग हुआ कि सपोर्ट पर जो क्रैकिंग आएगा वो कितना आएगा, 45 डिग्री और 135 डिग्री। बताओ क्लियर हुआ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। भाई सॉल्व कर लेना, आप क्यों इतना नहीं कर पाओगे, क्या कर सकते हो। बात आती है 135 कहाँ पर होगा, 45 कहाँ पर होगा। तो अगर निचले सपोर्ट से ले रहे हो तो 135 होगा टेंसाइल के लिए और 45 होगा किसके लिए, कंप्रेशन क्रैक के लिए, ठीक है। अब दूसरा, ये तो सपोर्ट का है। अगर हम बीच की बात करते हैं, बीच में कितना आएगा, ठीक है, मध्य में, धरन के मध्य में अगर हम कंडीशन की बात करें, ये आपका कंडीशन नंबर 1 था, ये कंडीशन नंबर हम 2 की बात करते हैं, धरन के मध्य में, ठीक है, धरन के मध्य में बात करते हैं, ये इसको, ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे बीच में, धरन के मध्य में, तो हम कहेंगे बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम। बेंडिंग स्ट्रेस भी यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम। बेंडिंग स्ट्रेस भी मैक्सिमम होगा। अब ऐसे केस में हम कहेंगे कि जो थीटा का मान हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, जीरो, ठीक है। भाई सॉल्व कर लेना। जब बेंडिंग मोमेंट सिग्मा बी का मान आ रहा है कुछ, तो हम कहेंगे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। और जब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का मान आएगा तो एक आएगा प्लस, एक आएगा हमारा क्या, माइनस, और दोनों को हम काट पीट के क्या करेंगे, जीरो कर देंगे, ठीक है। अर्थात tan 2 थीटा को मान उठा के रखे, ठीक है, बराबर वैल्यू रखिएगा। जब बराबर वैल्यू देंगे तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, कट पिट जाएगा और यहाँ से मान लगाएंगे इसका मान आ जाएगा जीरो। और यहाँ पर हम जानते हैं क्या, या तो जीरो होगा और या तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा भाई, 2 से गुणा कर लीजिएगा, 2 को आप इधर उधर ट्रांसफर कीजिएगा, 2 से 2 कट जाएगा, काट पीट के अपना बराबर कर लेना, ठीक है। जो भी आएगा जीरो या 90 डिग्री आएगा तो वहाँ पर हम जीरो मान आएगा, हम कहेंगे क्या, जीरो होगा तो 90 डिग्री वहाँ पर हो सकता है। अर्थात हम कहेंगे क्या कि सपोर्ट पर जब डायगोनल टेंशन के द्वारा क्रैक होगा वो हमारा होगा 45 और 135 डिग्री, जबकि बीच में जो होगा वो हमारा कितना होगा, 90 डिग्री। अब इसी प्रकार से डिस्टेंस आप चेंज करके, ठीक है, प्रत्येक सेक्शन पर आप बेंडिंग मोमेंट का मान निकाल लीजिए। बेंडिंग मोमेंट का मान निकालने के बाद तुरंत आप प्रिंसिपल स्ट्रेस का मान निकाल लीजिए। प्रिंसिपल स्ट्रेस के बाद शियर स्ट्रेस का मान उठा करके यहाँ पर रख दीजिए, tan का मान भी आ जाएगा और वहाँ से थीटा का मान भी आपको मिल जाएगा कि कितने डिग्री का क्रैक बनेगा। बता भाई क्लियर हो यहाँ से, दोनों कंडीशन हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कंडीशन अगर दोनों समझ में आ गया है हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, अब इसको हो गया है। चलिए फिर आपको हम थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं, देखते हैं याद है कि नहीं है। हमने भी एक बीम बनाया था, अब वो बीम कट रहा था, कटा, जिसके कारण हमने देखा कि वहाँ पर कुछ शियर स्ट्रेस कार्य किया। उस शियर स्ट्रेस को जब हमने आगे बढ़ाया
तो हमने देखा कि वहाँ पर एक रिजल्टेंट हुआ, रिजल्टेंट के कारण वो दोनों कोने कोने को खींच रहा था, इसलिए हमने नाम रख दिया क्या, डायगोनल टेंशन और डायगोनल कंप्रेशन। तो हम वहीं पर फिर चलते हैं एक बार, और फिर यहीं से हम एक कंसेप्ट आपका और क्लियर करते हैं। ठीक है, ये कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है, ठीक, लेकिन पढ़ लीजिए थोड़ा सा। ये एक नीचे की ओर कार्य कर रहा था, एक ये ऊपर की ओर कार्य कर रहा था। इसको हमने बोला v, इसको हमने बोला v, और यहाँ पर हमने बोला टाउ, और यहाँ पर भी हमने बोला क्या, टाउ। ये है क्या, वर्टिकल कार्य कर रहा है, नहीं कार्य कर रहा है, वर्टिकल कार्य कर रहा है। इसको हम बोलेंगे वर्टिकल शियर फोर्स। इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल शियर फोर्स। इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल ये भी कार्य कर रहा है, अर्थात वर्टिकल शियर स्ट्रेस। वो चीज हमारा इधर भी होगा। ठीक है, टाउ हमारा क्या होगा, वर्टिकल शियर स्ट्रेस, और वी हमारा क्या होगा, वर्टिकल शियर फोर्स। बता रहे क्लियर हो, क्योंकि ये कैसे कार्य कर रहे हैं, वर्टिकल कार्य कर रहे हैं। अब हम देख रहे थे कि यहाँ पर भी हम क्या कर रहे थे, एक इस प्रकार से स्ट्रेस कार्य करा रहे थे, एक इस प्रकार से कार्य करा रहे थे। भाई हमने कहा जब ये वर्टिकल था, इसका नाम हमने वर्टिकल रख दिया। अब ये जो हॉरिजॉन्टल है, इसका नाम क्या रखेंगे, हम हॉरिजॉन्टल रखेंगे। और यहाँ पर जो आपका टाउ आएगा, इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस। और अगर यहाँ पर वी लिखा होता तब ये क्या हो जाता, हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स। बताओ क्लियर होने यहाँ से। ठीक है, तो मतलब अगर हॉरिजॉन्टल उसका डायरेक्शन है, तो यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल बोला और इसको हमने बोल दिया वर्टिकल। अब आपके मन में क्वेश्चन आ गया, क्या इन दोनों का मान आपस में बराबर होगा? भाई बिल्कुल, ये इनको घुमा रहे हैं। ये जो वर्टिकल शियर है, ये क्या कर रहा है, इनको घुमाने का प्रयास कर रहा है, जबकि जो हॉरिजॉन्टल शियर है, इनको घूमने से मना कर रहा है। तो कब मना कर पाएगा भाई, जब दोनों की क्षमता आपस में बराबर हो, मतलब क्या, दोनों के पास बराबर की एनर्जी हो। अर्थात हम कहेंगे कि इन दोनों का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। बताइए क्लियर हो यहाँ से, तो आपको समझ में आ गया है हमारे ख्याल से। अब हम, ठीक है, इतना ही आपका था डायगोनल टेंशन और किस प्रकार से क्रैकिंग जनरेट हुआ, किस किस स्ट्रेस के कारण जनरेट हुआ। अगर कोई आपसे क्वेश्चन मान लीजिए पूछ रहा है कि किसी भी धरन में जो क्रैकिंग होती है, डायगोनल क्रैकिंग होता है, डायगोनल टेंशन फेलियर हो गया, चाहे डायगोनल कंप्रेशन फेलियर हो गया, ये किस कारण से होता है, किस कारण से होता है, हम कहेंगे वर्टिकल शियर और हॉरिजॉन्टल शियर के कारण। किसके कारण, वर्टिकल शियर और हॉरिजॉन्टल शियर के कारण। क्लियर हो यहाँ से। ठीक है, वर्टिकल शियर और हॉरिजॉन्टल शियर के कारण ही किसी भी बीम में क्रैकिंग होता है, जिसे हम डायगोनल टेंशन या डायगोनल कंप्रेशन कहते हैं। और इसी क्रैकिंग को दूर करने के लिए हमें शियर का डिजाइन करना पड़ता है, जिसे हम शियर रेनफोर्समेंट डालकर क्या करते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं। बताओ क्लियर हुआ। तो जो छल्ला उल्ला पड़ता है, धरन को आप बेंड करते हो, वो सब किस लिए करते हो, इसी डायगोनल टेंशन के लिए करते हो। बताओ क्लियर हुआ। ठीक है, तो हमारे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर हॉरिजॉन्टल शियर आपको समझना है कि बीम में हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये हमने क्या किया, कुछ सेक्शन बना दिया ऐसे। ये देखो, अलग अलग पार्ट में हमने इनको डिवाइड कर दिया, या समझ लीजिए, ठीक है, कि कई लेयर है। जब इस पर हमने लोड लगाया तो हम क्या देख रहे हैं कि ये भाई साहब हमारे कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहे हैं। ये कैसे देखने को मिल रहे हैं, कुछ ऐसे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ऐसे। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक लेयर एक दूसरे पर क्या हो रहा है, कट रहा है, एक दूसरे पर क्या कर रहा है, कट रहा है। और ये क्यों कट रहा है, हम कहेंगे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल शियर कार्य कर रहा है। भाई देखो, हमने कहा ये दोनों थे, हमने बेंड किया, हम जानते हैं कि बेंड होने के पूर्व यदि कोई खंड समतल है, देखो यहाँ पर ये दोनों उंगली देखना, यदि बेंड होने के पूर्व कोई प्लेन समतल है तो बेंड होने के बाद भी समतल होना चाहिए। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नीचे वाली उंगली आपकी नीचे आ गई, जबकि होना चाहिए कैसे था, बराबर होना आपका कैसे चाहिए था, बराबर। लेकिन जब हम बेंड कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ऊपर वाली लेयर आपकी आगे बढ़ जा रही है, जबकि नीचे वाली लेयर क्या हो रही है, नीचे आ जा रही है। मतलब इन दोनों में रिलेटिव मोशन हो रहा है। और जब रिलेटिव मोशन होगा, हम कहेंगे यहाँ पर एक फोर्स भी कार्य करेगा, जिसको हम हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स कहेंगे। और यहाँ पर जो स्ट्रेस कार्य करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल शियर। क्या बोलेंगे उसको हम, हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस। बताओ क्लियर हो यहाँ से। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल आपका कैसे कार्य कर रहा है, इस प्रकार से किताब ले लीजिएगा, किताब को मोड़िएगा, प्रत्येक लेयर अलग अलग प्रकार से यहाँ पर बेंड होंगे, उसको हम बोलेंगे क्या, हॉरिजॉन्टल शियर कार्य कर रहा है। अर्थात वो चाहे फोर्स हो, चाहे वहाँ पर स्ट्रेस हो। बताओ क्लियर हो यहाँ से। ठीक है, और अगर वर्टिकल शियर की बात करेगा तो हमने कहा इसको क्या करेगा, नीचे दबाने का प्रयास करेगा, अर्थात ये इस प्रकार से इनको काटने का प्रयास करेगा। बताओ समझ में आ गया है ना। तो आज इतना कंसेप्ट अपना क्लियर रखिए। अब इसके बाद हम आपको कल दिखाएंगे कि इनका हम डिजाइन कैसे करेंगे, और डिजाइन करने के बाद
ठीक है, डिजाइन करने के बाद हमें इनका उपाय क्या है रोकने का, ठीक है, तो वो हम जो है अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.